खबर तफसील से। दिल्ली फसाद में महलूकीन की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फसाद की जांच के लिए SIT तश्कील दे दी है। फसाद मुतासरा दिल्ली में हालात मामूल पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। मुतासरा इलाकों की सड़कों पर गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, ताहम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। बस और मेट्रो खदमात भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। अमन व अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अमन में रखना डालने वाले अनासर पर खास निगाह रखी जा रही है। दिल्ली के हालात मामूल पर लाने के लिए अमन कमेटियां काफी अहम किरदार अदा कर रही हैं। हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और आज कोई भी घटना नहीं हुई और फोर्स हर एक जगह पे सफिशिएंट डिप्लॉय की गई है। सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। जो डिस्ट्रेस कॉल्स थी उसमें काफ़ी कमी आई है और जैसे हमने जो कल 2 हेल्पलाइंस भी आपके माध्यम से पब्लिक को बताया था उस पर भी कॉल्स आई हैं और उनको भी हम उनका भी रिड्रेसल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 48 FIRs हम रजिस्टर कर चुके हैं। कुछ और भी FIR हो रही हैं। जैसे जैसे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, हमारे पास एविडेंस आ रहे हैं, वो और FIR हम रजिस्टर कर रहे हैं। और आज पूरी दिल्ली में और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में भी, पूरी दिल्ली में भी अभी तक जो लास्ट 2 दिन है और उसमें 350 अमन कमेटीज़ की हम मीटिंग्स कर चुके हैं। हमारे जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एरिया के जितने भी RWS है, MWS है, रिलीजियस लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनके साथ अमन कमेटी की मीटिंग्स कर चुके हैं और एक जो पब्लिक के साथ राब्ता है वो कायम किया है। और हमें पूरी आशा है कि अभी इसी तरह जैसे आप देख रहे हो मेन जो रोड्स भी हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो गया है। और एक जो मीडिया में इशू आ रहा था कि जहाँ जो लोग हैं उनको कुछ जो बेसिक एसेंशियल नेसेसिटीज़ है खाने की चीज़ें वो भी सफिशेंट मात्रा में आ रही हैं क्योंकि ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एम्बुलेंस की मूवमेंट है वो 2 दिन पहले ही नॉर्मलाइज कर दी गई थी कि अब तमाम जो सिविक एजेंसीज़ हैं, BSES है, NDM ईस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनसे भी हमने प्रॉपर टाई अप किया है। जगह में आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह ये सफाई भी कर चुके हैं और भी जो साफ़ कर रहे हैं और अभी सिचुएशन पूरी नॉर्मल में और पूरे कंट्रोल में। दिल्ली में होने वाले फरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद इलाहाबाद के रोशन बाग में एहतजाजी धरने पर बैठी खवातीन ने धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। खवातीन का कहना है कि हुकूमत की शह पर एहतजाज को कुचलने की साजिश की जा रही है। खवातीन का यह भी कहना है कि पुलिस इंतजामिया की तरफ से तमाम तर दबाव के बावजूद वो अपना धरना जारी रखेंगी। शहरियत कानून के खिलाफ इलाहाबाद के रोशन बाग के एहतजाज के 46 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान धरने पर बैठी खवातीन को मकामी पुलिस इंतजामिया की जानिब से तरह तरह का दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद रोशन बाग के धरने पर बैठी खवातीन ने भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। धरने पर बैठी खवातीन ने दिल्ली में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ अपनी तहरीक और भी तेज कर दी है। इस वक्त पूरा रोशन बाग दिल्ली तशद्दुद के खिलाफ बैनर पोस्टर से सरापा एहतजाज बना हुआ है। अभी तक इस रोशन बाग के आंदोलन से किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। दिल्ली में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया वहाँ के आंदोलनकारियों को। अराजक तत्व घुस करके आंदोलन को बर्बाद किया। 20 लोग से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हुई। तो हमारा यहाँ की इलाहाबाद की पुलिस से यही एक निवेदन है कि वो हमारे इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने के लिए सपोर्ट करे, क्योंकि ये इलाहाबाद है और इलाहाबाद की शांति हम सबको प्यारी है। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज इसीलिए बुलाई थी कि हम लोग किसी भी हिंसा के समर्थक नहीं है। हम लोग अपना, आप देख रहे हैं कि आज 46वां दिन है, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से एकदम इस आंदोलन को भी चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे टल गया है, लेकिन हम लोगों ने एकदम तय कर रखा है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे और हम लोग चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठ करके अपना धरना कंटिन्यू जारी रखेंगे। रोशन बाग की खवातीन शहरियत कानून और NPR के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं, बल्कि दिल्ली में होने वाले तशद्दुद के बाद उनके मौक़िफ़ में और भी पुख्तगी आ गई है। खवातीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की शह पर शरपसंद अनासिर पुरअमन एहतजाज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं।
खवातीन का सवाल है कि हुकूमत दिल्ली को तशद्दुद की आग में झोंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अभी अगर हमारा सरकार के पास पूरा सपोर्ट होता, या सरकार हमें सपोर्ट, जिस हिसाब से सरकार कह रही है कि हाँ हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं और एनआरसी और सीए लागू नहीं किया जाएगा, अगर कल की बात है कपिल मिश्रा ने जब बोला था तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा मुद्दा कि उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अगर यही अल्फाज कोई और बोल देता या जेएनयू में बोला जाता तो उसे आतंकवादी घोषित कर देते। तो क्यों कपिल मिश्रा आतंकवादी नहीं है? हम लोग खामोशी से बैठे हैं, कोई हिंसा नहीं हो रही है, हम लोग सब्र कर रहे हैं, खामोशी से बैठे हैं। तो हमें छेड़ा नहीं जाए, हमें परेशान नहीं किया जाए, हमारे साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया जाए। रोशनबाग में दिल्ली के फिरकावाराना तशद्दुद में हलाक होने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दिल्ली तशद्दुद में शामिल शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तशद्दुद का शिकार इलाकों में अमन बहाल किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में हिंदू मुस्लिम समाज के बीच हुए फिरकावाराना तशद्दुद ने संजीदा अफराद को झिंझोड़ कर रख दिया है। सियासी लीडरान अपने सियासी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिखेरने में मसरूफ हैं। अपनी साजिशों को कामयाब बनाने के लिए कुछ शिद्दत पसंद अनासर के साथ साथ पुलिस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली तशद्दुद पर लखनऊ का संजीदा तबका क्या सोचता है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली दिल्ली से अदब की नगरी लखनऊ तक मजहबी जुनून में गिरफ्त शिद्दत पसंदों ने सिर्फ किसी एक शहर के चेहरे को मस्ख नहीं किया बल्कि पूरे मुल्क की तस्वीर ही बिगाड़ दी है। वो मुल्क जिसकी एकता और भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, आज लहूलुहान है। एक भाई की आस्तीनें दूसरे भाई के खून में डूबी हुई हैं। नवाब जाफर कहते हैं कि जिस पुलिस को लोग मुहाफिज की शक्ल में देखते हैं, अगर वही शरपसंदों के साथ शामिल हो जाए तो अमन व अमान कैसे कायम हो, गरीबों और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिले। जो इतनी राइटिंग हो रही है, इतनी गोलियां चल रही हैं, इतनी आगजनी हो रही है, पुलिस तमाशबीन की तरह से उनको शय दे रही है और पुलिस उनको एक तरह से उसका भी रही है। तो ये है कि जब तक राजनाथ सिंह साहब यहाँ के ऊपर होम मिनिस्टर थे तो ये हालात ऐसे नहीं थे। उनके जाने के बाद तो हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं और इस तरह से बिल्कुल पुलिस को छूट दे दी गई है। तो ये मुल्क के लिए हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई काबू नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको और उस्काया जा रहा है। यह एहसास सिर्फ अक़लियत के लोगों का नहीं बल्कि अक्सरियत के सेकुलर मिजाज लोग भी यही कहते हैं कि बीजेपी ने इक़्तिदार में आने के बाद मजहबी मुनाफरत को जिस अंदाज से फ़रोग़ दिया है उससे देश से प्रेम करने वाले लोग तकलीफ़ में हैं। ये गांधी के आदर्शों पर चलने वाला देश है और कुछ लोग इसे कोडसे के मुताबिक चलाना चाहते हैं। जो समाज में तोड़ने की जो शक्तियाँ उभर के आ रही हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही दुखद है। इससे जो है असुरक्षा की भावना महसूस होती है और सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो या रूलिंग पार्टी हो, सभी को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि समाज का सारे वर्ग एक साथ रहें और तभी देश या प्रदेश तरक्की कर सकता है। मजहबी जुनून में गिरफ्त शिद्दत पसंद तो अपनी जगह गलत ही है, लेकिन पुलिस के रोल पर हर अमन पसंद शहरी और दस्तूर में यकीन रखने वाला शख्स हैरतज़दा है और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। दिल्ली तशद्दुद ने जहां कई घरों को उजाड़ दिया, वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक बेटी बारात का इंतजार करती रही मगर बारात नहीं आ सकी। 26 फरवरी को बारात मशरक़ी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद से बुलंदशहर आनी थी मगर दिल्ली तशद्दुद ने बारात को चौखट तक नहीं पहुंचने दिया। देखिए बुलंदशहर से हमारे नुमाइंदे अली शरर की खास रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी लगाए मायूस बैठी बुलंदशहर की इस बेटी की शादी दिल्ली के तशद्दुद के भेद चढ़ गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद रिसालदार की रहने वाली नगीना की दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद से 26 फरवरी को बारात आनी थी मगर
मुस्तफाबाद में भड़के तशद्दुद की वजह से बारात नगीना की चौखट तक नहीं पहुंच पाई और नगीना के हाथों में शादी की मेहंदी रची की रची रह गई। बारात नहीं आने से न सिर्फ नगीना के रिश्तेदार बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवार भी सदमे में हैं। मुस्तफाबाद से ना लिए, मुस्तफाबाद से आनी थी बारात। वहाँ जो परेशानियाँ बन गई, वो लड़ाई दंगा हो रही, उस वजह से वो अपना ना निकलना पाए वहाँ से। अब वो परेशान, हम वहाँ से ना आए, यहाँ खाना वाना सब कुछ तैयार हो गया। और बात यहाँ से 2.5-3 लाख रुपए के जो खर्चा हो सब उधार पैसा ला के लगाया था इन्होंने ब्याज पे, और वो बारात ना आने की खातिर हम परेशान हैं यहाँ। और वहाँ शांति बननी चाहिए, शांति बनने के बाद में हमारी बेटी की बारात आनी चाहिए वहाँ से, और सब में एकता होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में भड़की हिंसा के चलते नहीं पहुंची बुलंदशहर जिले में एक बेटी की बारात। जी हाँ, दिल्ली जाफराबाद से बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में एक बेटी की बारात पहुंचनी थी, जो कि कल रात नहीं पहुंची, जिसके बाद बेटी के हाथों की मेहंदी भी ऐसे ही लगी रह गई। पूरा घर सजा हुआ मेहमानों से बारात की राह ही तकता रह गया, लेकिन बारात हिंसा के चलते नहीं पहुंची। साफ तौर पे कहना है पीड़ित परिवार का कि होटल से लेके तमाम मेहमानों का इंतजाम किया था और इस आस में थे कि कब दरवाजे तक बारात आएगी, लेकिन इस हिंसा के चलते बारात एक बेटी के बाप के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई। कैमरामैन निशान खान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के कई इलाकों में खराब हुए हालात और तशद्दुद के वाक़यात के बाद मगरबी यूपी में भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। मेरठ जैसे हसास शहर में पुलिस इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर जहां पुलिस फोर्स की तादाद में इजाफे के साथ हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की कोशिश की है, तो वहीं पीस कमेटियों के जरिए लोगों तक अमन का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है। जो हमारी अमन चैन की कमेटियाँ हो रही हैं और अमन की कमेटियाँ हुई थी, उसमें अधिकारीगणों ने हम लोगों को बुलाया था। जहाँ तक मेरठ का मसला है, मेरठ के लिए हम लोगों ने, जहाँ शांति कमेटी की मीटिंगें हो रही हैं, हम लोग तो अपील कर रहे हैं। हम लोग शांति तो बनाए हुए हैं और शांति की अपील भी कर रहे हैं। कल जुमा है, उसमें भी अपील करेंगे, मगर सिर्फ एक ही तबके को अगर ये अपील करता रहे और दूसरा तबका शरपसंदी फैलाता रहे तो इस तरह शांति कायम होना मुश्किल है। भी जनपद के मुअज्जिज और संभ्रांत लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत कर ली गई है। सभी लोग पूरी तरह पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। किसी प्रकार की मेरठ में कोई समस्या नहीं है। सभी धर्मों के सभी लोग, और एकदम बहुत ही अच्छा वातावरण जनपद का है। दिल्ली तशद्दुद के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों में इस बात का खौफ है कि जिस तरह कानपुर में गुज़िश्ता माह तशद्दुद की वारदात पेश आई थी, इस तरह का कोई वाक़या दोबारा ना हो। इस ज़िम्न में काजी शहर ने आवाम से अमन बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी कानपुर द्वारा एक मेमोरेंडम दिया है, जिसकी हमने पूरी पुरजोर मजम्मत की है और हमने ये मांग की है कि जहाँ जहाँ ये एहतजाज हो रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए और वो इलाके जो मिली जुली आबादी वाले हैं उस पर ख़ास तौर से नज़र रखी जाए, और उसके साथ ही साथ जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिनके ज़रिए, जिनकी वजह से ये दंगा भड़का और लोग जो है हलाक हुए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उधर अलीगढ़ में हंगामी हालात के बाद अब माहौल को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। आज अलीगढ़ के थाना कोतवाली में सभी मज़ाहिब के लोगों की पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत करते हुए आपसी भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। उनका कहना था कि कुछ शरपसंदों की वजह से बदअमनी पैदा होती है, सभी को प्यार मोहब्बत से रहने की ज़रूरत है। अलीगढ़ में 23 फरवरी को हुए तशद्दुद के बाद अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस की पहली तरजीह शहर में अमन कायम करना है। वाज़ेह है कि तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 300 से ज़ायद लोगों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। जनपद में पिछले 3 दिन से जो भी धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट वगैरह सब हो रहा है, उसमें पुलिस ने 8 जगह से बातचीत करके सबको निपटा रहा है। केवल अब 3 जगह चल रहा है, एक शाहजमाल, एक जीवन नगर, एक पुराना चुंगी गेट, ये इनको 3 जगह से चल रहा है। और जो अनावश्यक रूप से लोग रोड पर जाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने लगातार अब तक 15 मुकदमे दर्ज कर चुका हूँ और उसका पुलिस टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके
हमारा एसपी क्राइम, हमारा एसपी सिटी के नेतृत्व में वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सबका फेस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उन लोग का नाम आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ। आजम खान, उनकी अहलिया और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सीतापुर में शिफ्ट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान ने बीती शब रामपुर जेल में गुजारी थी। उत्तर प्रदेश में मदरसा जदीदकारी स्कीम के तहत अपनी खदमात अंजाम दे रहे मदरसा बोर्ड के 25,000 असातिज़ा तनख्वाह न मिलने से परेशान हैं। मदारिस में टेक्निकल और जदीद मज़ामीन की तालीम देने वाले इन असातिज़ा को उजरत के तौर पर सूबाई हुकूमत के हिस्से से 3,000 और मरकजी हुकूमत से 12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन 4 साल से इन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से उजरत का हिस्सा नहीं मिला। इन दिनों मदरसा बोर्ड इम्तहान मराकज़ पर ड्यूटी करने वाले ऐसे ही असातिज़ा से बात की हमारे नुमाइंदे ने। मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत जो स्टाफ रखा गया है मदारिस में, उनकी जो मुसीबतें हैं वो ये कि उनको 2015 से अब तक जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है वो तो आ रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो उनको नहीं मिल रहा है और इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी पे यहाँ पर हैं। और हर साल इसी तरह से एग्ज़ामिनेशन जब भी होता है उनकी अलग अलग सेंटर्स पे ड्यूटी लगाई जाती है। क्या उनके मुतालबात हैं, किस तरह से वो परेशान हैं इन दिनों में अब सैलरी ना मिलने से, उन्हीं से पूछते हैं। 2015 से हम लोगों की सैलरी नहीं आई है, तो उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम सभी टीचर्स में रही है और हर साल ड्यूटी लगती है और ड्यूटी का भी कोई पैसा मुझे तो आज तक मिला नहीं है अभी तक, औरों का मुझे नहीं पता। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है, स्टेट का आ रहा है पैसा, वो ना के बराबर होता है। 21-15 हज़ार, कभी 21 आ रहे हैं, कभी 15,000 आ रहे हैं, कभी 13,000 आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हमारी परेशानी ये रहती है कि ना हम लोग अपना तेल इतनी दूर से भी आते हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हमें ना फिर कहाँ से करेंगे ये मैनेज कैसे करेंगे अपनी फैमिली वगैरह को। अभी तो हम अनमैरिड हैं, तो हमें घर से सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत। राज्यांश मिलता है 3,000 और केंद्रांश मिलता है 12,000 केंद्र से जी। उसमें से राज्यांश सिर्फ आ रहा है, राज्यांश आ रहा है 3,000 तो आ रहा है। ये तो हमें नहीं पता चलता, हमें पता चलता है कि सैलरी आई हुई है, कई बार फिर पता चलता है कि लैप्स हो गई है, डल नहीं पाई है, उसका क्या कारण होता है वो हमें नहीं पता होता। बस कह देते हैं कि अब आ जाएगी। अभी पिछले नवंबर में हो रही थी आने के लिए, अब मार्च में हो रही है। अब देखते हैं, हर महीने ये थोड़ा टाइम मिल जाता है हमें कि अब आ रही है, लेकिन आता कुछ नहीं। मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत देखा जाए तो जो स्टाफ यहाँ पर रखा गया है उनकी तादाद कम नहीं है यूपी में, और मदरसों के मुताबिक ही तकरीबन 25,000 इनकी तादाद है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इनको 4 सालों से इनका केंद्रांश जो है वो नहीं अगर आया है तो कैसे ये अपना इनका जो है गुजारा चल रहा है और किस तरह से ये सैलरी के लिए परेशान हैं। हर साल ड्यूटी भी देते हैं, लेकिन इनकी परेशानी जो है धरना प्रदर्शन के बाद भी आज तक इनको इनका नहीं मिला है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। साबिक रुकने पार्लियामेंट इलियास आज़मी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचे वालों को मुल्क मुखालिफ बताया। लखनऊ में नेशनल इत्तेहाद मंच के प्लेटफॉर्म से बोलते हुए इलियास आज़मी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को अपना सियासी दोस्त बताते हुए इन्हें भी आईन व दस्तूर और जमहूर को बरकरार रखने और बेहतर बनाने का मशवरा दिया। जो उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने का तरीका अपनाया, वो तरीका तबाही की तरफ जाता है। उनके पेशरो वीर बहादुर सिंह से ज़्यादा सांप्रदायिकता वो नहीं फैला सकते। उनका जो हशर हुआ दिल्ली को वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मेरा योगी जी से आग्रह है कि गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह के अंजाम से सबक लें और लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह चलाएं। करेंगे खास बात बिहार की हेडलाइंस का। 2021 में जात की बुनियाद पर होगी मर्दमशुमारी। बिहार असेंबली में तजवीज हुई पास, मरकज को भेजी जाएगी तजवीज। प्रेम कुमार से नाराज आरजेडी अरकान असेंबली का वेल में हंगामा। किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का दिया था बयान। टीचरों के मसाइल पर अपोजिशन का दूसरे दिन भी एहतजाज। आरजेडी अरकान असेंबली ने मुतालबात को मानने की दी नसीहत। सरकार पर खामोश तमाशाई बने रहने का लगाया इल्जाम।
प्रशांत किशोर पर मवाद चुराने का इल्जाम, शाश्वत गौतम ने पाटलिपुत्र थाने में दर्ज कराया मुकदमा, उनके मवाद को वेबसाइट पर छापने की शिकायत। बेटा में देसी शराब की कई भट्टियां की गई मुनहदम, हजारों लीटर शराब की गई बर्बाद, छापेमारी से पहले मुलजमीन हुए फरार। लोक जनशक्ति पार्टी के एमपी महबूब अली कैसर ने पटना में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सीए, एनपीआर और एनआरसी के मामले पर हुकूमत को असर-ए-नौ गौर करना चाहिए। महबूब अली ने इस ताल्लुक से पहली बार न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे लोगों के मुतालबात पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। महबूब अली के मुताबिक उनकी मांग जायज है, जिस पर बात करना जरूरी है। महबूब अली से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। असेंबली में जिस तरह से एनपीआर और एनआरसी को लेकर करारदाद मंजूर किया गया है, तो एक तरह से देखें कि बिहार में एनडीए की हुकूमत है, जेडीयू ने करारदाद पेश किया, यानी एनडीए ने करारदाद पेश किया और बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच में, लीडरों के बीच में, बाहर में, असेंबली के बाहर ये भी देखने को मिला है कि कई लोग नाराज़ भी हैं, बीजेपी के लोग नाराज़ हैं। दिल्ली में जो घटना अभी हो रही है, दिल्ली में जो फसाद हुआ है, उसको लेकर जो है चिराग पासवान का भी बयान आया है। तो एक तरह से कहें कि एनडीए के जो अलायंस में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा करने लगे हैं। हमारे साथ हैं महबूब अली कैसर साहब, लोक जनशक्ति पार्टी के एमपी हैं। महबूब साहब क्या कहेंगे? पहला सवाल तो बिहार के हवाले से कि जो तजवीज़ पास असेंबली में हुआ है एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? हम समझते हैं कि इसका स्वागत करते हैं हम और धन्यवाद देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि पूरे विधानसभा को कि यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास किया कि एनसीआर लागू अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं होगा और एनपीआर जो है वो जो पुराने जो फॉर्मेट था उसी पर होगा। तो ये मतलब इंतखाब भी कमाल की चीज़ होती है। बिहार में असेंबली का इंतखाब है, ऐसा लगता है कि तमाम सियासी पार्टियों की नज़र जो है अब चूँकि इंतखाबी मैदान में जाना है, लोगों के सवाल होंगे, उसका जवाब भी तलाश करना है, तो ऐसे में ये इन चीज़ों को भी इस तरह से देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? इंतखाब तो है ही, अभी 2-4-5 महीना के बाद इंतखाब है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो पूरे हिंदुस्तान में एनसीआर और सीएए और एनपीआर को लेकर के जो जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, पीसफुली प्रदर्शन हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसको रिकग्नाइज करना चाहिए और एक संवेदनशीलता दिखा करके उन लोग से बात कम से कम करनी चाहिए थी। दिल्ली में जो घटना अभी घटी है, जो दिल्ली में जिस तरह के माहौल हुआ है और इसमें चिराग पासवान का बयान भी आया है, उन्होंने सख्त तरीके से जो है बीजेपी के कुछ लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, चिराग पासवान जी ने बहुत सही कहा और बड़े बोल्डली और उन्होंने सच्चाई की बात कही कि जिस तरह से कपिल मिश्रा जा कर के पुलिस के सामने एक भड़काऊ बात की है, इलेक्शन के दौरान भड़काऊ भाषण बीजेपी के नेताओं ने दिया, उसको कंडेम करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंडेम करना चाहिए। और जब ऐसा हुआ उसके फ़ौरन बाद उसका रिएक्शन हुआ और अब देखिए आप दिल्ली में क्या आप लोग मुतालबा ये कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ये कंट्री के हित में है कि उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने का तो आपने देखा, ये थे महबूब अली कैसर साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से शाहीन बाग में एहतजाज हो रहा है, एहतजाज के मकाम पर हुकूमत को जाकर उन लोगों से बात करना चाहिए था, उनके मुतालबे को सुनना चाहिए था और इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। और दिल्ली में जिस तरह से मामला हुआ है, इन्होंने बाकायदा न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो भड़काऊ भाषण देते हैं। महफूज आलम, न्यूज़ 18, पटना। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अब खानकाहों के सज्जादा नशी भी सामने आ रहे हैं। करीब 30 खानकाहों के सज्जादा नशी ने पटना के फुलवारी शरीफ में वाक़े तारीखी खानकाह मुजीबिया में प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीए, एनपीआर और एनआरसी को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया। खानकाह के सज्जादा नशी ने कहा कि वो इस कानून के खिलाफ रियासतगी सतह पर एहतजाज करेंगे। बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया उसका हम सब स्वागत करते हैं। वो एक अच्छा कदम है और वो जनता की आवाज़ को सुनने के जैसा है। लेकिन बिहार सरकार प्रस्ताव तो पारित कर सकती है, लेकिन ये तो केंद्र सरकार का मामला है। जब तक केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होगी,
कोई फ़ायदा प्रस्ताव पारित करने का नहीं होगा। हम प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और ये आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मुखर करें और जिस तरह उन्होंने यहाँ प्रस्ताव लाया है एनपीआर को रद्द करने का, 2010 के अनुसार काम करने का, उसे देश की सतह पर मनवाएं। तो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं। वो एक अपने संविधान की रक्षा के लिए, भारतवर्ष की अखंडता के लिए ये जो कानून आया है, ये सिर्फ मुसलमान इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं बल्कि और दूसरी जो लोग हैं वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसा कि आसाम में देखा गया कि क्या हमें हमारे घर से निकालने की साजिश अगर हो, हमसे हमारी ज़मीनें छीनने की साजिश हो, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? ये तो हमारा हक है कि अगर कोई हमें हमारे घर से निकालना चाह रहा है, जहाँ हम पैदा हुए, सदियों से रह रहे हैं, और वहाँ से कोई हमें निकालना चाह रहा है, हुकूमत निकालना चाह रही है ख़राब गलत कानून बना करके, तो हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है कि हम एहतियात तो करेंगे।